क्या कहा सुखी बाबा ने? क्या मेरे इस रोग का कोई इलाज संभव है? क्या उन्होंने कोई उपाय मेरे ठीक होने का बताया है या नहीं? अरे भानुमति, सुक्की बाबा ने तुम्हें ठीक करने का एक उपाय तो बताया है, लेकिन उस उपाय को पूरा कर पाना लगभग असंभव है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस उपाय को कर सके। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे एक जगह पड़े पड़े नहीं बिता सकती। आप मुझे बताइए तो आखिर सुखी बाबा ने आपको क्या उपाय बताया है? मैं तुम्हें सही समय आने पर सारी बात बता दूंगा, तुम बस सही वक्त का इंतजार करो। इतना कहकर श्याम सिंह अपने खेतों की ओर निकल पड़ा। वहीं श्याम सिंह के चारों बेटे पूरे दिन गांव में इधर उधर घूमकर अपना समय बिता दिया करते। उनमें से एक को भी अपनी बीमार मां की चिंता न थी, जबकि श्याम सिंह एक तरफ तो अपनी बीमार पत्नी की वजह से दुखी था और दूसरी ओर जवान बेटों के घर में खाली पड़े रहने से वो परेशान था। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों सुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो, तो तुम्हें इस दीन दुनिया को देखना होगा, अपना काम धंधा चुनना होगा और किस्मत आजमानी होगी। पर पिताजी, हमें किसी व्यवसाय या कला का कोई ज्ञान नहीं है, हम घर से दूर जाकर क्या करेंगे? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब तुम्हें ढूंढने की जरूरत है। तुम्हें जाना होगा इस बात को समझने के लिए कि तुम किस काम को करने के लिए योग्य हो। किंतु पिताजी, हम तो कभी अकेले अपने दम पर इस गांव से बाहर ही नहीं गए। मेरे बच्चों, कुछ भी खराब नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम भी ये खेती किसानी करो और मेरी ही तरह जिंदगी बसर करो। देखो, इस काम से तुम ज्यादा नहीं कमा पाओगे। जाओ और किसी फायदेमंद काम की तलाश करो। ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो हम अवश्य ही जाएंगे। चारों भाइयों ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें 4 रास्ते दिखाई दिए जो अलग अलग 4 दिशाओं में जाते थे। सबसे बड़े भाई संजय ने उन सबसे कहा, मेरे ख्याल से हम सबको इनमें से एक एक रास्ता चुनना चाहिए और फिर 4 साल के बाद हम सब इसी जगह आकर मिलेंगे। चारों भाई 4 अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। संजय को अपने रास्ते में एक आदमी मिला। अरे भाई, ये तो खतरनाक रास्ता है, तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? मैं कोई व्यवसाय सीखना चाहता हूँ, किसी भी तरह का व्यवसाय जो मुझे जीविका कमाने के काबिल बना सके। तो फिर तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे शातिर चोर बना दूंगा। नहीं, मैं ईमानदारी से कमाना चाहता हूँ, चोरी चकारी से नहीं। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। देखो भाई, तुमसे जेल जाने को कौन कह रहा है? चोरी की कला सीखो और फिर उसे भलाई के कामों में इस्तेमाल करो। संजय सोचने लगा कि किसी पेशे को सीखने में कोई बुराई नहीं है। संजय उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो जाता है। वो उसे चोरी की कला में इतना निपुण बना देता है कि चाहे अब संजय कुछ भी चाहता हो, वह उसे आसानी से चुरा सकता था। चलते चलते गोपाल ऐसी जगह पर पहुंचा जहां एक नदी बह रही थी और उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही घर था और मीलों तक आसपास कुछ न था। वो नदी के किनारे एक आदमी को खड़ा देखता है। वो एक शीशे से बनाई हुई मशीन थामे हुए है। गोपाल ये समझ न सका कि उसके हाथ में ये क्या है। गोपाल उसके पास गया। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? इस मशीन से तुम वो चीजें देख सकते हो जो बहुत दूर है। ये जो चीज है इसे कहते हैं दूरबीन। ये चीज तो काफी दिलचस्प लगती है। क्या आप मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे? यदि तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य ही इसे सिखाऊंगा। गोपाल उस आदमी के साथ रहने लगता है। वो आदमी उसे दूरबीन इस्तेमाल करने की कला सिखाने लगता है। कुछ ही महीनों में गोपाल उसमें माहिर हो जाता है। तुमने बहुत अच्छे से सीखा है, इसलिए अगर तुम जाना चाहो तो जाने के लिए आजाद हो। हाँ, एक पूरा साल गुजर चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। इस बीच तीसरा भाई एक शिकारी से मिलता है। वो शिकारी के साथ उसके घर में रहता है और उससे शिकार का हुनर सीखता है। शिवा, बहुत दिन हो चुके हैं तुम इस मैदान में मेरे साथ यहाँ अभ्यास कर रहे हो। आज हमें जंगल में अभ्यास करना चाहिए। चलो देखते हैं कि तुम चलते हुए लक्ष्य को भेज सकते हो या नहीं।
दोनों जंगल में पहुंचते हैं जहां शिकारी शिवा को सिखाता है कि कैसे भागते हुए लक्ष्य पर निशाना लगाना है। बाण लक्ष्य पर लगता है और उसे मार गिराता है। शिवा चलो भी, अब तुम निशाना लगाओ। शिवा बाण उठाता है और एक उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना साधता है, पर बाण चूक जाता है। शिवा तुम्हें अभी भी अभ्यास की जरूरत है। आज के बाद हम हर रोज जंगल में अभ्यास के लिए आएंगे, जैसा आप कहें। हर रोज शिकारी शिवा को अभ्यास के लिए जंगल में लाता। अंत में शिवा अपने लक्ष्य पे निशाना लगा सकता था और उसका निशाना चूकता नहीं था। वो शिकार करने की कला में अब माहिर हो गया था। शाबाश शिवा, अब तुम्हारा निशाना पक्का हो गया है और तुमने अब इस कला का हर एक पहलू सीख लिया है। धन्यवाद भाई, आपने मेरी इतनी मदद की है। केवल आप ही के कारण मैं इसे सीखने के काबिल हो पाया हूँ। अब मैं घर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पिताजी की कुछ मदद कर पाऊँ। यकीनन तुम जा सकते हो और अपने साथ ये धनुष और बाण ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे। सबसे छोटा भाई वीर एक गांव में पहुँचता है जहाँ वो एक दर्जी से मिलता है। आए, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम वीर है और मैं आया हूँ ताकि मैं कोई व्यवसाय सीख सकूँ। ठीक है, मुझे बताओ, क्या तुम दर्जी बनने के इच्छुक हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। बेशक, क्यों नहीं, मैं जरूर सीखना चाहूँगा। वीर दर्जी के घर में रहने लगा। अपने पूरे मन से दर्जी वीर को सिलाई की कला सिखाने लगा। वो वीर को इस काम की सारी बारीकियां सिखाता है। वो वीर को सिखाता है सुई में धागा कैसे डाले। जैसे जैसे समय बीतता गया, वीर दर्जी का काम बखूबी सीख गया। दर्जी वीर की मेहनत और वफादारी से बहुत खुश था। जब वीर जाने लगा तब दर्जी ने उसे सुई और धागा दिया और उससे कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो सुई और धागा, तुम इसे ऊन की तरह नरम रखो और लोहे की तरह मजबूत, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम जब इससे कपड़ा सिलोगे तो उसमें लगे जोड़ को कोई भी नहीं देख पाएगा। उधर भानुमति की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो लगता है मैं ऐसे ही पड़े पड़े दम तोड़ दूंगी। कम से कम अब तो मुझे ये बता दो कि आखिर सुखी बाबा ने ऐसा क्या उपाय बताया था जो किसी भी इंसान के लिए करना असंभव है। श्याम सिंह ने भी अब सुक्की बाबा की बात भानुमति को बतानी शुरू की। प्रणाम बाबा। बाबा, मैं पड़ोस के गांव माहुलबनी में रहता हूँ। मेरी पत्नी बहुत लंबे समय से बीमार चल रही है। मैंने बहुत से वैद्य हकीमों से उसका इलाज भी कराया, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो पाई। अब मेरी आखिरी उम्मीद बस आप ही हो। सुक्की बाबा के पास अद्भुत शक्तियाँ थीं। बाबा ने श्याम के बताने से पहले ही भानुमति की हालत के बारे में अपनी अद्भुत शक्तियों से सब पता लगा लिया था। देखो श्याम सिंह, इस दुनिया में हर समस्या के लिए एक समाधान उपलब्ध है। बस जरूरत है उस समाधान को खोजने की। बाबा, आप जल्दी से फिर मुझे उस समाधान को बताइए। माहुलबनी के जंगलों में एक बेहद दुर्लभ पक्षी रहस्यमयी घोंसला बनाकर रहता है, जिसके घोंसले को साधारण मनुष्य अपनी आँखों से नहीं देख सकता। वह पक्षी जब अपने अंडे को से रहा हो तब बिना उस पक्षी को पता चले उसके अंडों को घोंसले से उठाकर सभी अंडों के अंदर से बिना चूजों को नुकसान पहुंचाए थोड़ा थोड़ा तरल निकालना होगा और उस तरल को भानुमति को अपने शरीर पर लगाना होगा। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखना, तरल निकलने के बाद सभी अंडों को फिर से पक्षी के घोंसले में पहले जैसे ही रखना होगा। ये तो सच में असंभव है। अंडे से तरल निकालने के लिए उसे तोड़ना होगा और तोड़ने के बाद अंडे को पहले जैसा ही जोड़ पाना असंभव है। अब मेरे इलाज का कोई रास्ता नहीं है। अब तो मुझे यूं ही पड़े पड़े अपनी मृत्यु का इंतजार करना होगा। उधर चारों भाई उसी जगह पर पहुँचे जहां उन्होंने 4 साल पहले मिलने का वादा किया था। वहां से वो मिलकर वापस घर गए। घर जाने पर उन्होंने अपने पिता को बताया कि उन सब ने क्या क्या सीखा है। तभी उनके पिता ने उनसे कहा, किसी भी सीख का पता तब तक नहीं चलता जब तक ज्ञान की परीक्षा न ली जाए। तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए परीक्षा देनी होगी। तब उसने सारी बात अपने बेटों को बताई और उस तरल को लाने को कहा। अगले दिन पांचों बाप बेटे तरल की तलाश में निकल पड़े। गोपाल, तुम अपनी दूरबीन से उस घोंसले को ढूंढने का प्रयास करो। इतना सुनते ही गोपाल अपनी दूरबीन से घोंसला ढूंढने लगता है और उसे एक पेड़ पे घोंसला मिल भी जाता है। पिताजी, मुझे घोंसला मिल गया है और उसमें 5 अंडे हैं।
ठीक है गोपाल। संजय, अब तुम मेरे लिए वो अंडे उस पक्षी के नीचे से निकाल कर लाओ जो उनके ऊपर सीने के लिए बैठी है, लेकिन पक्षी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। संजय पेड़ पर चढ़ा और पक्षी की नजरों से बचाकर उन अंडों को चुरा लाया। वो इतना माहिर था कि पक्षी को भी पता नहीं चला कि उसके नीचे से अंडे गायब हो गए हैं। किसान ने वो अंडे रखे और अपने बेटे शिवा से कहा, चारों अंडों को एक साथ एक ही तीर से 2 भागों में काटो, पर अंडे के अंदर बैठे चूजों को आंच नहीं आनी चाहिए। शिवा ने अपना तीर निकाला और एक ही तीर से उसने अंडों को 2 भागों में बांट दिया। ये देखकर किसान बहुत खुश हुआ। उसने तरल इकट्ठा किया और वीर से कहा, अब सबसे अहम काम तुम्हारा है। अब तुम इन अंडों को पहले जैसे ही वापस सी दो। यहाँ गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। वीर ने अपनी सुई निकाली और हर एक अंडे को सी दिया और फिर संजय ने अंडे को वापस घोंसले में रख दिया और पक्षी को भी पता न चला। पांचों बाप बेटों ने तरल को ले जाकर भानुमति के शरीर पर लगा दिया, जिससे वह